अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो एक सिंपल सवाल, क्या आपको पता है क्लेम के टाइम आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितना अमाउंट देगी? बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो फुल कवरेज है। रियलिटी क्या है? अगर बिल 30,000 का बनता है तो इंश्योरर सिर्फ 20 से 22,000 रुपये रिम्बर्स करता है और बाकी पैसा आपके जेब से जाता है। और ये कोई रेयर केस नहीं है, ये बहुत कॉमन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का रियल गेम क्या है, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए और आप कैसे अपनी फैमिली के लिए एक स्मार्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट मैट्रिक्स, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट लाइफ और स्मार्ट फ्यूचर की। आज का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर 2026। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है या एक नई पॉलिसी लेना चाहते हैं। अगर ये वीडियो अपने आखिरी तक देखा तो आप अपनी पॉलिसी को सही से रिवैल्यूएट कर पाएंगे और अपने परिवार के लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करता हूं अपने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 2014 में परचेज करी थी और उस समय मेरी फैमिली में सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरी वाइफ। और उस समय जो मैंने पॉलिसी परचेज करी थी उसमें सम इंश्योर्ड था 3 लाख का। 2014-15 में 3 लाख एक इनफ अमाउंट था 2 लोगों को कवर करने के लिए। अभी परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड अभी भी 3 लाख रुपए है। लास्ट ईयर 2025 में एक छोटा सा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ जिसका बिल आया 32,000 और जब इंश्योरर को क्लेम सबमिट हुआ तो उस 32,000 में सिर्फ 22,000 रुपए का अप्रूवल मिला और बाकी अमाउंट मुझे अपनी जेब से देना पड़ा। रीजन क्या था? रूम रेंट की लिमिट। जो पॉलिसी 2015 में परचेज करी थी उस समय उस पॉलिसी में रूम रेंट में लिमिट होती थी। आज 2025-6 में सारे इंश्योरर एक बेटर पैकेज सेल करते हैं और उसमें रूम रेंट के कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो मेरे इस एग्जाम्पल से आपको यह समझना जरूरी है कि आप अपनी पॉलिसी में रूम रेंट को सबसे अच्छी तरह से समझ कर लें। यानी अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट पे कैपिंग है और आप हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम एक बेटर रूम लेते हो तो आपका पूरा बिल प्रोपोर्शनली कट हो जाता है। सिर्फ रूम नहीं, डॉक्टर फीस, सर्जरी, मेडिसिन्स सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। मेरे पॉलिसी में 1% ऑफ टोटल सम इंश्योर्ड की कैपिंग थी, यानी कि 3,000 पर डे का रूम ही ले सकता था। इस एग्जांपल से यह पता चलता है कि सिर्फ पॉलिसी होना फुल प्रोटेक्शन नहीं होता, यूजेबल पॉलिसी होना ही रियल प्रोटेक्शन होता है। चलिए अब हेल्थ इंश्योरेंस के कॉमन प्रॉब्लम समझते हैं। मेरे उस एग्जांपल्स में कई सारी मिस्टेक हाईलाइट होती हैं जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इसी तरह की मिस्टेक्स करते हैं। और मेरे इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझें और अपने परिवार के लिए वो गलतियां ना करें जो गलतियां मैं या मेरी तरह कई सारे लोग अपनी हेल्थ पॉलिसी के साथ कर चुके होंगे। पहली मिस्टेक है लो कवरेज। अगर आप अपने फैमिली के लिए एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं जिसका सम इंश्योर्ड 3 से 5 लाख रुपए तक का है तो अनफॉर्चुनेटली मेट्रो सिटीज में ये अमाउंट इनसफिशिएंट है। सेकेंड प्रॉब्लम, अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को ब्लाइंडली कंटिन्यू करना। मेरे एग्जांपल में मैंने 2014-15 में जो पॉलिसी ली वो मैं 2025 तक कंटिन्यू करता रहा बिना किसी अपग्रेडेशन के, बिना किसी एक्शन के, और ये एक बड़ी मिस्टेक थी। तीसरी जो मिस्टेक होती है हिडन लिमिट को ना समझना। सबसे पहला रूम रेंट लिमिट, डिजीज सब लिमिट। अगर आपकी पॉलिसी में इस तरह की कई लिमिट्स हैं तो आपकी पॉलिसी आपको शॉक दे सकती है क्लेम के टाइम। बॉटम लाइन क्या है? सिर्फ इंश्योरेंस लेने से प्रोटेक्शन नहीं मिलता, राइट स्ट्रक्चर से मिलता है। चलिए मेरे एक एग्जांपल से आपने ये तो समझ लिया कि जो 3 लाख की पॉलिसी 2014-15 में सफिशिएंट थी वो 2026 में इनसफिशिएंट है। बट क्यों? पहला रीजन है मेडिकल इन्फ्लेशन। हर साल 10 से 15% का मेडिकल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। अगर सिर्फ 10 से 12% का ग्रोथ मान लें तो आज 2026 में सेम ट्रीटमेंट जो उस समय 3 लाख का होता था उसकी कीमत अभी 6 से 7 लाख रुपए है। मतलब आपकी पॉलिसी 3 लाख की है बट एक्चुअल में आपकी नीड 7 लाख रुपए की है। एक रियल सिनेरियो से समझने की कोशिश करें तो 2015 में 3 लाख में आपको एक डिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो जाएगा, बट 2026 में उस 3 लाख में एक बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर नहीं होगा। फ्यूचर थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से 2014-15 की 3 लाख पॉलिसी 2026 में इनसफिशिएंट हो चुकी है, अगर आपने वही गलती इस समय नई पॉलिसी खरीदते समय करी तो आप समझिए कि 2040-2050 में उसी पॉलिसी का सेम बिहेवियर होगा जो मेरे साथ मेरी पॉलिसी में हुआ। अगर आप एक नई पॉलिसी ले रहे हो तो आपके लिए भी ये सारे प्रॉब्लम्स को समझना
और एक बेटर स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ एक बार लेकर भूल जाने वाली चीज नहीं है, इसको कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना पड़ता है। चलिए अब समझते हैं अपग्रेड का डिलेमा। मान के चलिए अगर आपकी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, मेरे एग्जांपल में मेरी 2014 की एक पॉलिसी थी जिसका सम इंश्योर्ड था 3 लाख। अगर मैं अपनी पॉलिसी में उन लिमिटेशंस को हटाना चाहूँ, सम इंश्योर्ड बढ़ाना चाहूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन है न्यू पॉलिसी लेने का। अब न्यू पॉलिसी लेने में लेटेस्ट फीचर्स तो मिल जाएंगे, बट उनमें फिर से पूरा वेटिंग पीरियड शुरू करना पड़ेगा और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के ट्रीटमेंट में डिले हो सकता है। इसलिए न्यू इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है पोर्ट करना, यानी कि उस समय की बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी अभी किसी बेटर इंश्योरर के बेटर प्लान में पोर्ट कर लिया जाए। अगर आप पोर्ट का डिसीजन लेते हो तो हो सकता है आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहे, यानी कि आपके उतने अमाउंट जितने अमाउंट की आपकी बेस पॉलिसी है, आप किसी दूसरे इंश्योरर में भी उतने अमाउंट के लिए डे 1 से कवर रहेंगे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। बट पोर्ट करते समय आपके अप्रूवल में रिस्क हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर आपने रिसेंटली या ओरिजिनल पॉलिसी लेने और अभी के बीच में कोई नया डिजीज़ आपको हो गया है, कोई नया ट्रीटमेंट हुआ है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, तो आपकी पॉलिसी पोर्ट करते समय प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वेटिंग पीरियड में पार्शियल रीसेट भी हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन भी हो सकती हैं, इसलिए पोर्टिंग भी एक स्मार्ट ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हो सकता है उसी इंश्योरर के किसी बेटर प्लान में अपग्रेड करना। ये इजी रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहेगा कि आपने अगर अमाउंट को इंक्रीज किया, मेरे एग्जांपल में अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग इंश्योरर के साथ एक बेटर प्लान में माइग्रेट करूं और सम इंश्योरेंस 3 लाख से 10 लाख करूं, तो 3 लाख रुपए तक का तो कंटिन्यूटी रहेगा फ्रॉम डे 1, बट बाकी जो 7 लाख रुपए इंक्रीज हुआ है उसके लिए मुझे फिर से पूरा वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो आप डिसीजन कैसे लोगे? अगर आप यंग हो, यानी कि आपकी एज 30 या 30 से कम है, तो आप न्यू पॉलिसी लेना कंसीडर कर सकते हो। अगर आपकी हिस्ट्री क्लीन है, यानी कि जैसे अब मेरे एग्जांपल में अगर मैंने 2015 में पॉलिसी ली थी और इस साल अगर मैं चेंज करूं और 2015 और 2026 के बीच में कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो मेरे लिए पोर्ट एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या कोई मेडिकल कंडीशन ऐड हुई है रिसेंटली, तो कंटिन्यूटी और ऑप्टिमाइजेशन ही बेटर ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसका आप टोटल सम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या होता है। जब मैंने ये रिस्ट्रक्चर करने का डिसाइड किया तो मेरे पास भी ये तीनों ऑप्शन थे, न्यू पॉलिसी, पोर्ट और ऑप्टिमाइज। मेरे को 2 चीज़ें सही करनी थी। जो मेरी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो मैंने 11 साल पहले ली थी उसमें जो लिमिटेशंस थी, आज बहुत सारे इंश्योरर बहुत सारे प्लान में बहुत एडवांस फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे उस लिमिटेशंस को ओवरकम के एक बेटर एडवांस फीचर्स के साथ पॉलिसी लेनी थी। और दूसरा, मुझे अपना सम इंश्योरेंस 3 लाख से 10 लाख तक ले जाना था। अगर आपको सम इंश्योर्ड इंक्रीज करना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बेस पॉलिसी तो उसी अमाउंट के साथ कंटिन्यू करें, एक बेटर प्लान के साथ, एक बेटर फीचर्स वाले प्लान के साथ। मैंने जो फ्रेमवर्क फॉलो किया वो ये था कि मैंने उसी इंश्योरर के एक बेटर प्लान में माइग्रेट किया, तो मेरी जो पॉलिसीज की जो लिमिट्स थी, जैसे कि रूम रेंट लिमिट या जो और भी लिमिट्स थी, उसको मैंने एक ऑप्टिमाइज करके एक बेटर प्लान में माइग्रेट किया। सम इंश्योर्ड सेम रखा, क्योंकि अगर मैं 3 लाख से 10 लाख तक को इंक्रीज कर रहा था तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हो रहा था, और उस जो इंक्रीज अमाउंट 7 लाख था उसमें मुझे फिर से 3 साल का या 2 साल का जो भी वेटिंग पीरियड होता है वो सर्व करना था। तो मैंने एक स्मार्ट डिसीजन मेरा ये था कि मैंने सेम इंश्योरर के एक बेटर प्लान में माइग्रेट किया, और फिर क्योंकि मेरी फैमिली अभी 2 से 4 हो गई थी तो मैंने एक सुपर टॉपअप लिया। अब सुपर टॉपअप क्या होता है वो समझना जरूरी है। सुपर टॉपअप भी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही होता है, बट केवल एक लिमिटेशंस होती है कि इस सुपर टॉपअप में एक डिडक्शन होता है। आप चूज कर सकते हो वो डिडक्शन अमाउंट 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। तो मेरे एग्जांपल में क्योंकि मेरे पास 3 लाख की ऑलरेडी बेस पॉलिसी थी, तो मैंने जो सुपर टॉपअप लिया 3 लाख की डिडक्शन के साथ 20 लाख का सुपर टॉपअप लिया, और बहुत ही चीप रेट में। अगर 20 लाख का सेम इंश्योरेंस अगर मैं बेस पॉलिसी में इंक्रीज करता तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता। सुपर टॉपअप्स आर चीपर। रीजन, क्योंकि सुपर टॉपअप्स को पता है कि अगर साल में 3 क्लेम आएंगे तो 2 क्लेम तो 3 लाख के अंदर ही होंगे, तो वो उनको कवर नहीं करना है। वही केवल क्लेम कवर उनको करना है जो उस अमाउंट से ऊपर होंगे, यानी डिडक्शन वाले अमाउंट के ऊपर होंगे। बेसिक सेटअप, बेस पॉलिसी 3 लाख, सुपर टॉपअप 20 लाख, डिडक्शन 3 लाख। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
अगर आपका बिल 2 लाख रुपए आया तो बेस पॉलिसी से कवर हो जाएगा, टॉपअप यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल 2, अगर बिल 5 लाख रुपए का आया तो 3 लाख बेस पॉलिसी से कवर होगा और 2 लाख रुपए टॉपअप से कवर होगा। एग्जाम्पल 3, अगर बिल 12 लाख रुपए का आया तो 3 लाख बेस से कवर होगा और 9 लाख रुपए टॉपअप से कवर होगा। एग्जाम्पल 4, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने एक साल में मल्टीपल क्लेम्स किए, फॉर एग्जाम्पल आपने पहला क्लेम किया 2 लाख का, दूसरा क्लेम किया 4 लाख का, तो टोटल उस ईयर आपने 6 लाख का क्लेम किया, तो 3 लाख का बेस पॉलिसी से कवर होगा और 3 लाख का टॉपअप से कवर होगा। सुपर टॉपअप्स के क्या बेनिफिट्स हैं? हाई कवरेज, लो प्रीमियम और नो डिस्ट्रप्शन। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जब भी आप अपनी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी को अपग्रेड कर रहे हैं, पोर्ट कर रहे हैं या एक नई पॉलिसी ले रहे हैं, तो कुछ एडॉन्स जो आपको हमेशा कंसीडर करने चाहिए। पहला है कंज्यूमेबल कवर। इसमें क्या क्या आता है? ग्लव्स, पीपीई, सिरिंजेस, इनका अमाउंट नॉर्मली 5 से 20 हजार रुपए तक का इजिली हो जाता है, बट ये बेस पॉलिसी में कवर नहीं होता है। दूसरा एड ऑन जो आपको लेना चाहिए वो है इन्फ्लेशन बेस्ड इंक्रीज। जैसे मेरे एग्जांपल में मेरी पॉलिसी 2014 में 3 लाख की थी, 2026 में भी 3 लाख की है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से जो हेल्थ एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये वाला एड ऑन आपको उस चीज़ से हेल्प करेगा। कवरेज ऑटोमेटिकली ग्रो होगी, नो मैनुअल अपग्रेड, नो वेटिंग रीसेट। जो थर्ड एड ऑन जो मस्ट हैव है वो है नो रूम रेंट लिमिट। आपके रूम रेंट में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और चौथा एड ऑन आप कंसीडर कर सकते हो रिफिल या रिस्टोरेशन कवर, यानी कि आप मल्टीपल क्लेम्स कवर कर सकते हो एक साल में। इससे क्या होगा, आपकी फैमिली सेफ रहेगी। एक और एड ऑन जो आप कंसीडर कर सकते हो, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने वाला। इससे आपके एग्जिस्टिंग डिजीजेस को फास्टर कवरेज मिलेगी। ये यूजफुल रहता है उन लोगों को जिनको हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज रहता है। अगर आपको भी सुपर टॉपअप खरीदना है तो दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो एग्रीगेटर होते हैं उनमें कई सारे ऑप्शंस तो मिलेंगे, बट हो सकता है वो बेस्ट ऑप्शंस ना हो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो ICICI, HDFC आर्गो, इनके सुपर टॉपअप बेटर ऑप्शंस हैं। अगर आपको सुपर टॉपअप लेना है, भले ही थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा हो, लेकिन एक बेटर इंश्योरर के साथ चाहिए। आप एग्रीगेटर पे कंपेयर जरूर करिए, लेकिन आप मेन इंश्योरर की वेबसाइट जरूर चेक करें। एग्रीगेटर हेल्पफुल जरूर होता है, बट उनमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली सुपर टॉपअप्स के केस में। उनमें चीप न्यू इंश्योरर ज़्यादा लिस्टेड होते हैं। चलिए अब एक आइडियल स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अगर आप भी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी को होल्ड कर रहे हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू पॉलिसी ले, अपग्रेड करें, पोर्ट करें, तो बेस्ट अप्रोच रहेगी आप बेस पॉलिसी को कंटिन्यू करें, हाइयर अमाउंट के साथ सुपर टॉपअप ले और स्मार्ट एडॉन्स को सिलेक्ट जरूर करें। आपका फोकस चीप प्रीमियम नहीं, स्मार्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट नहीं, एक प्लानिंग होती है। अगर आपने इसको टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं किया तो आप रिस्क में हो सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।